हेलो। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं क्या क्या हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताओं को देखने का कारण ये था कि सवाल कल ये उठाया गया था कि वेदर इंडिया इज़ ए क्वासी फेडरल स्टेट, क्या भारत का संविधान जो है ये अर्ध संघ है या ये पूर्ण संघ है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि विवेचना कीजिए, बस इतना लिख के छोड़ दिया जाएगा। तो सबसे पहले पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि संघीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उसे दोबारा सुन लें। किसी संघीय संविधान की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स between the center and the state, supremacy of the constitution. Third, written constitution लिखित संविधान होगा। फोर्थ, ऐसा संविधान ये रिजिड होता है। रिजिड का तात्पर्य क्या है कि ये इसमें संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता। ये संघीय संविधान के एक उदाहरण है। पांचवा था अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, यानी न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है। यानी राज्य या केंद्र सरकार यदि कोई कानून बनाते हैं तो न्यायालय ये देखेगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि उस कानून को रिव्यू करे और ये देखे क्या इन सरकारों ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर के तो कानून नहीं बनाया है। ये 5 बेसिक पॉइंट हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं कि भारत के संविधान में इसमें से कौन कौन चीज़ मौजूद है। नंबर 1, दोहरी राज व्यवस्था, डुअल पॉलिटी। 2 स्तर पर सरकारें हैं, केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार हैं और राज्यों के स्तर पर राज्य सरकारें हैं। इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे है? भारत के संविधान में राज्यों के कानून बनाने की शक्तियां, उनके विषय, केंद्र के कानून बनाने की शक्ति और उसका विषय अलग अलग सूचियों में दिए गए हैं। इसे हम कहते हैं कि यूनियन लिस्ट, संघ सूची। संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची, राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। तीसरी है समवर्ती सूची, यानी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सूचियां वो विषय दिए गए हैं कि जिस पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। इसके नियम बाद में हम डिस्कस करेंगे कि यदि टकराव की स्थिति पैदा होती है, केंद्र ने भी कानून बना दिया और राज्य ने भी कानून बना दिया, तो उसका समाधान क्या होगा। तो हम ये पाते हैं ये जो फीचर है, जो विशेषता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये हमारे संविधान में है 3 सूचियों की शक्ल में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं कि हमारा संविधान लिखित संविधान है, एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा विलेख है, भारत विश्व का बहुत बड़ा संविधान है, क्योंकि इसमें तमाम संघ की, राज्य की शक्तियों का अलग अलग विवरण दिया गया है। तो ये संविधान लिखित है और इसके साथ ही साथ हमारा संविधान, जो रिजिडिटी की बात कही जाती है संघीय संविधान में, तो भारत का संविधान पूर्णतः रिजिड नहीं है। हमारा संविधान रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। कैसे? कुछ मामले जैसे नए राज्यों का गठन, राज्यों की सीमाओं में तब्दीली, यह कानून अगर बनाना है तो पार्लियामेंट जो है इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकती है। तो बहुत सिंपल हो गया। कठिन कौन से हैं? जहाँ पर हाई कोर्ट
या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, या जहाँ पर राज्यों के अधिकारों को छीनने की बात आती है। बहुत से ऐसे विषय वस्तु ऐसे हैं जिस पर संविधान में संशोधन आसानी से नहीं हो सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नियम दिया गया है कि जो हाउस में, सदन में जो उपस्थित सदस्य हैं उनकी 2/3 की मेजॉरिटी हो, दोनों सदन से ये पारित किया जाए, और फिर जो देश के 50% राज्य हैं उनकी जो लेजिस्लेचर्स हैं, उनके जो विधानमंडल हैं, वो इसे पारित कर दें। तब कुछ विषय ऐसे हो गए कि जिनका संशोधन करना संविधान में कठिन प्रक्रिया अपनाई गई है, तो यहाँ पर ये रिजिड हो जाता है। और कहीं कहीं और तमाम बहुत से प्रोविज़न ऐसे हैं जो कि आसानी से सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकते हैं। तो हमारा संविधान रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। अब आते हैं सुपरमेसी ऑफ द कोर्ट, अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट का काम क्या है कि ये तो नहीं, राज्य या केंद्र एक दूसरे के क्षेत्र अधिकार में हस्तक्षेप तो नहीं कर रहे हैं, इंक्रोचिंग अपॉन ईच अदर फील्ड। यानी ये जो अथॉरिटी क्या है, न्यायालय की अथॉरिटी है कि वो देखे कि ऐसा तो नहीं कि राज्य ने केंद्र के किसी विषय पर कानून बना दिया, इसी तरह केंद्र ने राज्य के विषय पर इंक्रोच करके उस पर कानून बना दिया। अगर ऐसी स्थिति में न्यायालय पाती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है कि ऐसी विधियों को वो अल्ट्रा वायरस घोषित कर दे। तो ये सुपरमेसी ऑफ दी कोर्ट हो गई, इसी को हम जुडिशल रिव्यू भी कहते हैं। और धारा आर्टिकल 13 में आप देखेंगे कि पार्लियामेंट को कोई पावर नहीं है ऐसा कानून बनाए जो फंडामेंटल राइट को छीनता हो, उसे कम करता हो, इसे समाप्त करता हो। अलग टॉपिक अलग पढ़ेंगे। तो ये मिनिमम जो शर्तें हैं ये तो संघ की हमारे यहाँ हैं। कौन सी बात है कि प्रोफेसर केसी वियर ने कह दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए क्वासी फेडरल, ये अर्ध संघ है, ये पूर्ण संघ नहीं है। संघीय संविधान के इतिहास जब आप देखेंगे तो इसका क्लासिक एग्जाम्पल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन बहुत मुश्किल है। राज्यों की शक्तियाँ, राज्य अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, जो उन्हें जुरिडिक्शन दिया गया है। इवन उनकी न्याय व्यवस्था हर राज्य की अलग है और केंद्र की अलग है। तो कहा जाता है कि ये अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है अमेरिकन। तो एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन भारत का संविधान पूर्णतः अमेरिकन संघ पर आधारित नहीं है। हम देखेंगे कि भारत के संविधान में कुछ चीज़ें ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं, कुछ अमेरिकन से ली गई हैं, कुछ कनाडा से ली गई हैं, कुछ आयरलैंड से ली गई हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। बहुत से टॉपिक्स अलग अलग से इस संविधान में लेकर के शामिल किए गए हैं। तो ये क्लासिकल फेडरल नहीं है। अब वो कौन से तत्व हैं जो इस फेडरल फीचर को मॉडिफाई कर देते हैं? ये संघ की जो विशेषताएं हैं, इसमें संशोधन कौन कौन सी बातें करती हैं, जो इस पर तर्क दिया जाता है क्यों अर्धसंघ है। पहला पॉइंट लिया जाता है कि आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 क्या कहता है? इन द नेशनल इंटरेस्ट पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑफ एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। यहां पर देखिए हस्तक्षेप किया। कहते हैं राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत से ये पारित कर दे कि राज्य की सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है और कहे कि पार्लियामेंट उस पर कानून बनाए, तो पार्लियामेंट उस पर कानून बना जाएगी। तो संविधान टिल्ट किया सेंटर की तरफ, तो क्या होगा? ये यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जा रहा है। ये यूनिटरी फीचर इसमें आए। नंबर 1 इसी तरह देखिए आर्टिकल 352
354, 358, 359 ये सब क्या है? इमरजेंसी पावर्स। यदि देश में इमरजेंसी लागू कर दी जाए तो क्या होगा? राज्य की सूची में जो विषय है उस पर पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। आर्टिकल 353 क्या कहता है? सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू स्टेट्स एज टू हाउ दे शुड एक्सरसाइज देयर एग्जीक्यूटिव पावर्स। केंद्र जो है राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है। 354 एग्जीक्यूटिव पावर, स्टेट लिस्ट का एग्जीक्यूटिव पावर को यूज करेगा केंद्र। 358 359 फाइनेंशियल इमरजेंसी का पावर है। यदि राष्ट्रपति ऐसी कोई नोटिफिकेशन जारी करे कि राज्य के जो है अर्थव्यवस्था ऐसी है तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। और उसमें क्या कर सकता है? जो सरकारी कर्मचारी हैं राज्य के, केंद्र के, उनकी तनख्वाहों, उनके भत्तों को कम किया जा सकता है। तो क्या हुआ? ये सारा पावर केंद्र ले रहा है। ये जो कहा जा रहा है कि संघ है, संघ में राज्य शक्तिशाली होते हैं। राज्य को जो विषय दिया गया है उस पर राज्य को स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये पावर बार बार टिल्ट कर जाता है केंद्र सरकार के पास। 356 आए दिन आप देखते हैं कि गवर्नर, किसी राज्य का गवर्नर ये रिकमेंडेशन कर देता है कि राज्य सरकार कैन नॉट बी कैरीड ऑन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुसार राज्य की सरकार नहीं चलाई जा सकती। ये रिकमेंडेशन अगर गवर्नर कर दे तो केंद्र सरकार यहाँ आर्टिकल 356 का गवर्नर रूल लागू कर देगा। गवर्नमेंट सिंधी का सारा पावर और गवर्नर का पावर सब का सब सेंटर में चला जाएगा। और सेंटर क्या हो, गवर्नर क्या होगा? केंद्र का एजेंट बन के रह जाएगा। बाउंड्रीज के लिए कभी विवाद किया जाता है कि केंद्र को बहुत पावर दिया गया है कि राज्यों की बाउंड्रीज जब चाहे वो बदल दे। एक राज्य से 2 राज्य बना दे। बनाया गया, यूपी से उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से वो छत्तीसगढ़ बना, इसी तरह बिहार से काट के एक राज्य बना। तो ये पार्लियामेंट जो है कानून पारित करके राज्य की सीमाओं में तब्दीली कर देती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? राज्य की स्वतंत्रता पर ये हस्तक्षेप है। फिर आगे देखें, ये सारे आर्टिकल जो हैं ये उन आर्गुमेंट्स के लिए हैं जो कहते हैं कि ये प्योर फेडरल नहीं है। आर्टिकल 201 202 से 1 राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कोई कानून गवर्नर महोदय जो है राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। यानी गवर्नर अपनी सहमति देने के बजाय बहुत से कानून ऐसे हैं जिन्हें वो प्रेसिडेंट के पास भेज देगा। और उसका नतीजा क्या निकलेगा कि प्रेसिडेंट कैसे काम करता है? प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी केंद्र सरकार जो कहेगी वो करेगा। तो राज्य कानून पे एक अड़ंगा ये लगाया कि गवर्नर ने उस बिल को रिजर्व कर लिया फॉर गवर्नर। इसी तरह से बहुत से कानून जो है ऐसे बनाए गए हैं जिसकी जो ड्राफ्ट है, अगर कोई बहुत से कानून ऐसे हैं कि उनके ड्राफ्ट उन कानून को पहले से अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको प्रेसिडेंट से, तब राज्य सरकारें उसे पारित कर सकती हैं। एक पॉइंट और कहा जाता है कि गवर्नर ऑफ स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये जो आपने गवर्नर का पद बनाया है इसकी नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती है और गवर्नर केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ भी राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र का हस्तक्षेप है।
These are the provisions on the basis of which Professor K.C. Ware holds that the Constitution establishes a system of a government which is at the most quasi-federal. K.C. Ware कहते हैं ये ऐसी सरकार है at most quasi-federal, अधिक से अधिक ये अर्ध संघ है. A unitary state with subsidiary federal features. K.C. Ware तो कहते हैं ये तो यूनिटरी एकात्मक संविधान है, यूनिटरी फीचर इसमें ज़्यादा है और संघीय फीचर जो है कम है. तो संघीय फीचर कहते हैं ये तो सब्सिडरी है, सेकेंडरी है. मेन फीचर जितने हैं वो सब के सब यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के हैं. जब हम भारत के संविधान की परिभाषा शुरू में देखते हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, वहाँ वर्ड फेडरेशन नहीं यूज किया गया है. पहले ही इस बात को ध्यान रखा गया है, ये उस तरह के फेडरेशन नहीं है जो अमेरिकन फेडरेशन है. यहाँ राज्यों ने कोई एग्रीमेंट करके संघ नहीं बनाया है. अंग्रेजी शासन में, ब्रिटिश पीरियड में कुछ ब्रिटिश स्टेट थे, कुछ देशी राज्य थे और सब एक देश यानी इंडिया कहलाते थे. कुछ डायरेक्ट शासन करता था अंग्रेज और कुछ देशी राज्यों को दे रखा था. तो संविधान जब बना है तो पूरे देश के लिए बना है. इन राज्यों ने ऐसा नहीं कि अपनी शक्तियां सरेंडर की हों केंद्र के पक्ष में. अन्य कुछ पॉइंट और देख लें. 249 पहले देखा कि राज्य सूची पर केंद्र कानून बनाता है और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये संघ जो है ये हस्तक्षेप नहीं करता. एक और पॉइंट है कि जो सूची बनाई गई है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट. एक कुछ विषय ऐसे हैं जो तीनों सूचियों में नहीं है, जिसे हम कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में या और जो संघीय संविधान है उसमें ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये राज्यों में रहती हैं. लेकिन हमारे संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो रेजिड्यूअल पावर हैं, वो भी केंद्र के पास हैं. तो ये जब हम समीक्षा करते हैं कि ये इनका कहना सही है कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर इंडिया इज ए प्योर फेडरल स्टेट, क्या पूर्ण संघ है. तो इन तमाम आर्टिकल्स का जो हम विश्लेषण करते हैं तो इस निष्कर्ष पहुंचते हैं कि भारत पूर्ण संघ नहीं है. इंडिया इज नॉट ए प्योर फेडरेशन, ये अर्ध संघ है. इसमें यूनिटरी संविधान के एकात्मक संविधान जो होता है उसकी विशेषताएं इसमें ज़्यादा हैं. ये टिल्ट करता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें वो तमाम फीचर्स हैं जो संघीय संविधान में भी होती हैं, लेकिन बाकी जो इसमें अनुच्छेद हैं वो टिल्ट करते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से. इसलिए ये जो आर्गुमेंट है ये सही है. निष्कर्ष यही निकलेगा कि भारत का संविधान पूर्ण संघ नहीं है, बल्कि ये अर्ध संघ है. इसमें संघ की विशेषताएं हैं और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की भी विशेषताएं हैं. उम्मीद है कि आपको ये भारतीय संघ के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी. ये 2 वीडियोज़ में ये मैटर स्प्लिट बढ़ गया है. पहले वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स यानी संघीय संविधान की विशेषताएं बताई गई और आज की वीडियो में आपने बताया कि क्या भारत में वो विशेषताएं पाई जाती हैं, भारत की संविधान का नेचर क्या है. उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के जो आमतौर पर न्यायिक सेवा में या अन्य सेवाओं में पूछे जाते हैं. प्रश्न उत्तर के में लेकर हम आगे चलेंगे. थैंक यू.